हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लामीस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया हुआ था और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखा हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टैटिक्स का, इस लेक्चर 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के स्टैटिक के लेक्चर में हम लोग समांतर बल यानी कि जो लाइक फोर्सेस होते हैं, समांतर बल, और बल आघूर्ण, ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर फोर्स का मतलब हो गया पैरेलल, इस तरीके से पैरेलल फोर्सेस एंड मूवमेंट्स, दैट मीन्स टॉर्क। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर या समदिश बल होते क्या है, उनके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। समांतर बल भी बोलते हैं इन्हें, हम समदिश बल भी बोलते हैं, इनको लाइक फोर्सेस भी बोलते हैं। समांतर या समदिश, ओके, समदिश समांतर, बल, ओके। समदिश समांतर बल का मतलब ये है कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट्स है और एक ये पॉइंट्स है, ठीक, और ये क्या है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स P लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स Q लगा हुआ है। ऐसे फोर्सेस, यहां पे क्या है, एक यहां पे कोई पॉइंट होगा, ओके, जो इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। क्या करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा। तो यहां पे एक पॉइंट C हो गया। तो कहने मतलब ये है, जो एक ही दिशा में कार्य करें, एक ही दिशा में क्रियाशील बलों को क्या बोलते हैं हम लोग, समदिश यानी समान दिशा में समांतर बल। ओके, क्या है, पैरेलल तो है लेकिन क्या है, समान दिशा में, तो उनको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, समदिश, दैट मीन्स लाइक पैरेलल फोर्सेस। तब वहां पे उस केस में जो रिजल्टेंट होगा P और Q का, वो क्या होगा, P प्लस Q। बात समझ में आई? तो ये आई होप बहुत अच्छी समझ में आ गया हो। कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, अपोजिट पैरेलल देख लेते हैं, यानी पैरेलल तो होंगे ही, किस तरह से दिखेंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पर क्या है, विपरीत समांतर, विपरीत समांतर बल, दैट मीन्स अपोजिट पैरेलल। अपोजिट पैरेलल का ये निशान हो गया फोर्सेस। तो विपरीत कैसे दिखेंगे, तो विपरीत में दो केस हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला केस क्या होगा कि अगर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहां पे ये B है, ठीक, तो यहां पे A है, यहां पे B है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ठीक। तो ये क्या है, Q है, ये क्या है, P है। लेकिन केस क्या बन गया है, पहला केस बन गया है जो P की वैल्यू है ग्रेटर देन Q हो, P की वैल्यू ग्रेटर देन Q हो। जब P का मान Q से ज्यादा होगा तो जो हमारा परिणामी होगा वो क्या होगा, इस A की तरफ आएगा। बात ध्यान सुनना, विपरीत समांतर बल में क्या होता है, वहां पे क्या था, यानी समदिश में एक ही डायरेक्शन में थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, एक ये P था, एक Q था। लेकिन यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में है, एक ऊपर है एक नीचे है, और उस केस में अगर P का मान Q से ज्यादा है तो जो परिणामी होगा वो P के समांतर होगा और P की तरफ होगा, ठीक।
यानी जो पॉइंट ए है उसके क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये हो गया यहाँ पर परिणामी ये, और उस परिणामी का जो मान होगा वो क्या होगा, P माइनस क्यू। वैसे ही क्या है, दूसरा केस बन जाता है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा कि अगर P का मान Q से छोटा हो, बनेगा ये ओरिजिनल शेप, इतनी चीज तो यही होगी। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ये इस साइड में हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे हम लोग A, और एक ये इस साइड में हो जाएगा, ये इसको नाम दे देंगे Q। ठीक, अब जब Q का मान P से बड़ा होगा तो होगा क्या, P का मान अगर Q से बड़ा होगा तो Q के पैरेलल जो परिणामी होगा, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जो परिणामी होगा वो क्या है, Q की दिशा में होगा। तो ये क्या है, R है। तब वहां पे क्या होगा, Q माइनस P होगा। बात समझ में आई। जो रिजल्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट C पर जो परिणामी मिलेगा उसका मान क्या होगा, वो Q माइनस P होगा। आई होप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोगों की। अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं कि अब वहां पे उस केस में मोमेंटम क्या होगा, जो आघूर्ण है। क्योंकि हमने क्या किया है, अभी हमने बात की है कि जो भी समांतर बल हैं और आघूर्ण उनका कैसे ज्ञात करेंगे। तो आघूर्ण के लिए करेंगे क्या हम लोग, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो पहला केस देखते हैं। यहाँ पे क्या था कि अगर ये है पॉइंट और ये दूसरा ये बी पॉइंट है, दोनों के जो है पैरेलल फोर्सेस हैं इस तरीके से, और उनका आर भी कुछ, ये अगर पी है और ये क्यू है तो आर क्या हो जाता था, पी प्लस क्यू, और ये पॉइंट हो जाती थी सी। ओके, तो इस केस में तो होगा क्या, जो आघूर्ण होगा, आघूर्ण क्या होता है, जो भी फोर्सेस होता है, यानी जो भी आघूर्ण हम निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं टार्क या एम बोलते हैं, जो एम होता है वो क्या होता है, जो भी फोर्स होता है और फोर्स के इनटू में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, क्या है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे फोर्सेस क्या है, यहाँ पे फोर्सेस क्या है, पी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में इसका क्या है, एसी है, ये हो जाएगा एसी। ओके, और ये समांतर बल के केस में क्या होगा, अब यहाँ पे Q हो जाएगा और Q के इस इधर के इतना हो जाएगा, ये BC हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये AC और ये BC। ये समांतर केस में जो है ये कंडीशंस है। अब दूसरे वाले में, विपरीत वाले में क्या होगा, विपरीत वाले में दो केस बने हुए थे। पहला केस क्या था, एक केस तो ये बना हुआ था कि अगर ये विपरीत फोर्सेस लगे हुए हैं और एक ये इधर लगा हुआ है, ये P अगर है और ये Q है, और यहाँ पे अगर इस तरीके से यहाँ पे C आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। और रिजल्टेंट की कंडीशन क्या होगी, वो डिपेंड करेगी कि केस कैसा है, P इज ग्रेटर देन Q। ओके, P इज ग्रेटर देन Q। तो इस केस को याद रखना, यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, और इसकी वैल्यू P माइनस Q है। अब यहाँ पे जो टॉर्क है, जो मोमेंटम है, जो आघूर्ण होगा, वो आघूर्ण कैसा होगा, आघूर्ण कैसा होगा, यहाँ से P और ये क्या करेंगे, AC। ओके, इधर क्योंकि रिजल्टेंट की ओर हम आते हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट की तरफ आएंगे तो C पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P और ये AC। ठीक, अब इसके बाद दूसरे वाले में क्या होगा, होगा वैसे ही। अब क्या है, Q इंटू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Q के साथ साथ ये पूरा यहाँ तक BC आएगा, तो कितना हो जाएगा, Q और ये BC। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी जो दूसरा वाला कंडीशन बना हुआ था, बनेगा तो वहीं, फिगर भी वहीं बनेगा। दूसरे में क्या है, Q इज ग्रेटर देन P है, जब Q इज ग्रेटर देन P होगा तो कितना होगा, Q इज ग्रेटर देन P। ओके, Q इज ग्रेटर देन P, तो वहां पर भी बनेगा कितना, PAC इज इक्वल टू QBC। ओके, इस तरह की चीजों को आप लोगों को याद में रखनी पड़ेंगी।
अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दृढ़ पिंड के दो बिंदुओं, कोई दृढ़ पिंड है, ओके, और वो दृढ़ पिंड कैसा है, ये यहाँ पे ये दृढ़ पिंड है, इसका एक पॉइंट ए है, इसका एक पॉइंट बी है, और एक बीच में क्या है, सी है, मध्य बिंदु। ओके, मध्य बिंदु है या जो भी है, मिड पॉइंट, और इस पर जो है फोर्सेस। अब कह रहा है एक दृढ़ पिंड के दो बिंदुओं ए व बी, ओके, ए और बी पर दो समदिश समांतर, ये क्या हो गए, समदिश समांतर का मतलब है इस डायरेक्शन में। ओके, ये क्या है, समदिश समांतर। समदिश समांतर बल 10 kg, तो यहाँ पे क्या है, एक है P = 10 kg। ओके, 10 kg भार। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये 10 kg भार है, और दूसरे पे क्या है, ये 15 kg भार है। ओके, ये अब कह रहा है कि यानी कि ये जो है एक्टिव है, दैट मीन्स क्रियाशील है किसी पिंड पर, दृढ़ पिंड पर। इनके परिणामी की क्रिया रेखा ए बी को, इनके परिणामी जो भी होगी उसके क्रिया रेखा ए बी को सी पर मिलती है, यानी कि जो भी परिणामी है वो क्या है, सी पर मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका परिणामी दिखा देंगे। तो परिणामी क्या हो जाएगा, R = जब समदिश होंगे तो P + Q होता है, दैट मीन्स 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25 kg भार। ओके, तो अब यहाँ पे कह रहा है AC और BC का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो AC + BC का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन होगी समदिश के केस में तो क्या हो जाता है, AC = कितना हो जाता है, QBC। ओके, QBC। ओके, तो यहाँ पे P का मान कितना है, 10 है, और इंटू में AC, और Q का मान कितना है, 15 है, और ये कितना है, BC। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग AC/BC करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/10, तो कितना हो जाएगा, 3:2। यही इसका आंसर आ जाएगा, AC/BC का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक दृढ़ पिंड पर क्वेश्चन है, दृढ़ पिंड पर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर पर दो बिंदुओं कौन कौन से हो जाएंगे, ए और बी, दो बिंदुओं ए और बी, ओके, पर दो फोर्स लगे हुए हैं, क्रमशः 12 न्यूटन का एक लगा हुआ है और एक 8 न्यूटन का लगा हुआ है, कि दो विपरीत समांतर, यहाँ पे क्या है, समदिश नहीं है, विपरीत समांतर बल क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं। ठीक, अब फिर कह रहा है कि अगर यहाँ पे वही चीज है कि अगर जो परिणामी कहाँ पे है, परिणामी कहाँ पे क्रियाशील है, परिणामी सी पर हो, तो क्या हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना, AC की वैल्यू। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि ये बनेगा कैसा। अगर यहाँ पे A है, कोई दृढ़ पिंड है, उसका एक पॉइंट ये है और उसका एक पॉइंट B है, और यहाँ पे ये क्या है, ये Q होगा, और यहाँ पे ये जो है P होगा। अब कंडीशन से कह रहा है कि P > Q है, किधर की ओर एरो बनेगा, तो यहाँ पे जो है P > Q है ना, तो इधर इसकी साइड में इधर जो है C आ जाएगा, और ये होगा C, और यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक, R = क्या होगा, P - Q, ये कितना है, 12 है, ये कितना है, 8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, घट करके 12 - 8। अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम वही चीज PAC = QBC। ओके, हमको AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक दृढ़ पिंड है, क्या है,
45, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पूरा 45 है, ये सेंटीमीटर क्या है, ये पूरी 45। अब यहाँ पे क्या है, ये इसको हम लोग x मान लें। ठीक, क्या मान लें, x। हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो P का मान कितना है, P का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। AC का मान हमें निकालना है, तो AC को हम लोग क्या कर लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 12 इंटू में x इजक्वल टू Q का मान 8 दिया है, और BC का मान यहाँ से यहाँ तक 45 प्लस x। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12x, कितना हो जाएगा 12x, और ये 45 अट्ठे होता 360, तो 45 दूना कितना होता है 90, और नचो को 36, 360 प्लस 8x, 75 कर देंगे तो 12 में 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x, कितना 36, और 4 नहीं है 36, x का मान कितना आ जाएगा 90। ओके, कितना हो जाएगा, x का मान 90 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, AC है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील दो समदिश समांतर बल हैं। अब यहाँ पे क्या है, P और Q कैसे हैं, मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। क्या है, P और Q समदिश समांतर है। ओके, कैसे हैं, समदिश समांतर हैं, और बलों के मध्य जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 4 मीटर है। 4 मीटर है, याद रखना। ठीक, फिर कह रहा है कि बलों का जो परिणाम है R इक्वल टू कितना दिया हुआ, 20 न्यूटन का। तो इसमें बहुत लंबा है नहीं, मैं सबको समझा के बता ही दे रहा हूँ। फिर कह रहा है परिणामी की क्रिया रेखा की स्थिति पहले बल की क्रिया रेखा के मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु से 1 मीटर। अब इस लास्ट लाइन को मैं लिख देता हूँ। क्या कह रहा, जो भी परिणामी की क्रिया रेखा है, R की जो क्रिया रेखा है, इसकी जो क्रिया रेखा है पहले बल की क्रिया रेखा से, यानी जो पहला बल है क्रिया रेखा P से, ओके, P से 1 मीटर जो भी है, P से इसकी डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। मेरी बात समझना, मैं फिगर भी बनाऊंगा। ओके, तो बल ज्ञात करने हैं, क्या ज्ञात करने, फोर्सेस। बात समझना, मेरे कहने मतलब ये है, दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो समांतर समदिश हैं, एक ही डायरेक्शन में। ठीक, तो एक यहाँ पे P हो जाएगा और एक यहाँ पे Q हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो R है वो P से टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 4 मीटर है। टोटल कितना है, एक यहाँ पे पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है। टोटल कितना है, वो 4 मीटर है। इसको साफ साफ लिख देते हैं, ये 4 मीटर। अब जो R है वो यहाँ से जो है वो 1 मीटर है। ये जो R होगी वो इस जगह से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, C पॉइंट। जब ये है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो फटाफट वैल्यूज रख देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो R है, R की वैल्यू कितनी होगी, P प्लस Q। और P प्लस Q यहाँ पे रिजल्टेंट कितना दिया है, 20 न्यूटन, तो ये कितना है, 20 न्यूटन P प्लस Q। अगर यहाँ से P को P ही मान लें तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस P। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस P। ओके, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, P AC इक्वल टू QBC। ओके, P का मान P ही रख देते हैं। AC का मान कितना है, 1 है। Q का मान कितना है, 20 माइनस P है। BC का मान कितना है, 3 है। ठीक, तो यहाँ से P मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 3 60 माइनस
3p इधर आ जाएगा, 4p हो जाएगा, पक्षांतर होकर के 60, तो यहाँ से p का मान 15 आ जाएगा। ठीक, अब 20 में 15 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी कि ऑब्वियसली है q का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 15 5 20। इस तरीके से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ये 15 न्यूटन हो जाएगा, एक 5 न्यूटन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट में लिखने में सही रहता है। ओके, और आई होप आज जो है स्टैटिक का पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे दो बल हैं, समदिश समांतर हैं। दो बल हैं, एक P है एक Q है, दोनों कैसे हैं, समदिश समांतर। ओके, समदिश समांतर हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये है, दोनों कैसे हैं, P और Q है। मेरी बात ध्यान सुनना, कह रहा है P और Q को क्रमशः, P और Q को क्रमशः P को किससे बदल दिया जाए, Q से, और Q को किस में बदल दिया जाए, R में बदल दिया जाए। मेरी बात ध्यान सुनना, यानी P और Q बलों को क्रमशः Q और R से बदलने पर परिणामी की क्रिया रेखा नहीं बदलती है। जो परिणामी की क्रिया रेखा है वो क्या है, वो C पर ही रहती, वो बदलती नहीं है। तो जैसे कहने का मतलब ये है, दोनों समदिश समांतर हैं, तो एक पॉइंट A है यहाँ पे, एक पॉइंट B है, ये दोनों अलग अलग बलों पे क्या है, क्रियाशील हैं। कैसे हैं, समदिश समांतर हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो P और Q के ही फॉर्म में है, तब यहाँ से R कितना आएगा, P प्लस Q। ओके, यहाँ C। अब जब दोबारा ऐसा हो जाता है, दोबारा वाले केस में क्या हो जाता है, मैं इसी में ही इसको बना देता हूँ, इसी में ही, इसी फिगर में ही इसको मैं डिजाइन कर देता हूँ। दोबारा वाले केस में क्या है, जो P है वो क्या क्या हो जाता है, Q हो जाता है, और ये जो Q है ये क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, R। तब यहाँ से R1 कितना हो जाएगा, इसको मैं R1 कर देता हूँ, पहले R था फिर बाद में क्या है R1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये Q प्लस R हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, Q प्लस R। फटाफट वही काम करना है हमें। अब हमको क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो P और Q हैं और R हैं, इनके बीच में रिलेशंस क्या बनेगा, इनके बीच में संबंध क्या बनेगा। तो हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो सबसे पहला वाला केस क्या कह रहा है, पहला केस क्या कह रहा है, P AC इज इक्वल टू Q BC। ओके, ठीक, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे क्या है, Q हो गया, क्रिया रेखा बदली नहीं तो AC ही रहेगा। ठीक, दोबारा वाले में क्या है, अब ये क्या हो गया, R हो गया, और ये क्या, क्रिया रेखा बदलेगी नहीं तो ये BC हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो AC AC काटने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC से AC ये कट जाएगा तो बचे कितना, P अपान Q आएगा। यहाँ से BC से BC कट जाएगा तो Q अपान R आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से P R इज इक्वल टू, यानी दैट मीन्स ये हो जाएगा QR स्क्वायर हो जाएगा कितना, PR। और ये जो है ये क्या है, ये जो संबंध है ये क्या है, GP का है। क्या है, गुणोत्तर प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। ओके, अगर यहाँ से 2Q इक्वल टू P प्लस R आता तो समांतर श्रेणी हो जाता। ठीक है, तो ये है कंडीशन किसकी है, गुणोत्तर श्रेणी की। अब इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट देखेंगे, उस स्टेटमेंट का नाम हम लोग क्या देंगे, आघूर्णों का व्यापक प्रमेय। क्या नाम देंगे, आघूर्णों का व्यापक प्रमेय। आघूर्णों का व्यापक
प्रमेय। दैट मीन्स ये इसका मतलब क्या है, जनरलाइज थ्योरम ऑफ मोमेंटम। जितने भी मोमेंट्स हैं उनका क्या है, जनरलाइज थ्योरम। तो ये है क्या स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील, एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील कई समतली दैट मीन्स कोप्लेनर बलों का उस समतल में स्थित, उस समतल में, यानी कि जितने भी बल हैं समतली बल, उस समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजी मीन्स अलजेब्राइक, बीजी योग उस बिंदु के सापेक्ष, उस बिंदु के सापेक्ष बलों के परिणामी के आघूर्णों के बराबर होता है, परिणामी के आघूर्णों के बराबर होता है। ठीक, तो ये है, यानी कहने मतलब कोई भी अगर दृढ़ पिंड है उस पर जितने भी बहुत सारे कोप्लेनर फोर्स अगर एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, तो जितने भी उस समतल में जो बल हैं वो क्रियाशील हैं, उनका जो बीजी योग होगा, जो बीजी योग यानी P1 + P2 जितने भी होंगे, P + Q + R, उनका जो जोड़ होगा उस बिंदु के सापेक्ष जो भी पॉइंट होगा उस सापेक्ष बलों के जो भी आघूर्ण हैं, ओके, आघूर्णों के परिणामी के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग जो आघूर्ण होगा वो कैसा होगा, सबसे पहला केस, अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी पॉइंट ए है, यहाँ पे क्या है, हमने एक पॉइंट ए लिया, ये क्या है, एक पॉइंट ए है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इस पर कहीं पर एक किसी भी बिंदु पर एक बल फोर्स काम कर रहा है, इस बी पर कोई भी एक ये फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक, अब जैसे फोर्स कार्य कर रहा है तो इसका जब आघूर्ण निकालेंगे किसके, इस बिंदु के सापेक्ष। अब यहाँ पे है, कहने मतलब ये है किसके सापेक्ष, बिंदु के सापेक्ष, किस बिंदु के सापेक्ष अगर हम लोग निकालें, अगर हम लोग ए के सापेक्ष निकालते हैं, मेरी बात यहाँ पे केवल इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि आप लोग सोच क्या रहे हैं। अब इस ए के सापेक्ष अगर हम लोग निकालेंगे तो जब ए के सापेक्ष निकालेंगे तो जो हमारा आघूर्ण होगा क्या है, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये इस हिसाब से जो है टर्न हो जाएगी, ऐसे, ओके, क्या है, इस हिसाब से ऐसे टर्न हो जाएगी। तो हमारा जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस हिसाब से इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, कैसी होगी, इस फॉर्म में, यानी किसके डायरेक्शन किस बिंदु के सापेक्ष हम लोग जो है निकालने का काम कर रहे हैं। तो जो है जब इसके सापेक्ष निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा इस हिसाब से ऐसे टर्न हो जाएगा। ठीक, कैसे टर्न हो जाएगा, ऐसे टर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो हमारा जो आघूर्ण होगा P का आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा, कैसा, प्लस PAB। ओके, ये बात समझ में आई। अब यहीं पर अगर हमारा, यानी कि जब ऊपर की ओर फोर्सेस है इस हिसाब से है, तब ए के सापेक्ष कैसा हुआ। अब यहाँ पे अगर हमारा फोर्स, अगर ये बिंदु ए है और यहाँ पे नीचे की ओर अगर हमारा क्या है, ये फोर्स लगा हुआ है और इस डायरेक्शन नीचे लगा हुआ है, तब हमारा ए के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। जब इस डायरेक्शन में आएगा तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, जब क्लॉकवाइज हो जाएगा तो -PAB होगा। ओके,
बात समझ में आई। तो ये बात समझ में आई कि क्लॉकवाइज कब होगा और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा। जब ऊपर की डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्टिव होगा तो कैसा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब नीचे की डायरेक्शन में जब हमारा फोर्स एक्टिव होगा तो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस होगा और क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे दो बिंदु, यहाँ पे एक कोई दृढ़ पिंड है इस हिसाब से। अब यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है और एक यहाँ पे बिंदु सी है और एक बिंदु यहाँ पे डी है और एक यहाँ पे ई है और ये यहाँ पे एफ है। ओके, बात ध्यान सुनना। अब यहाँ पे क्या है, ये नीचे की ओर फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों फोर्स ऊपर की ओर एक्टिव हैं, बी और सी पर, और डी और ई पर क्या है, दोनों नीचे की ओर फोर्स एक्टिव हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे एफ पर क्या है, ऊपर की ओर फोर्स एक्टिव है। अब यहाँ पे इसको नाम हमने P1 रख दिया, इसको हमने नाम यहाँ पे P2 दे दिया, ये है P3 हो गया, ये P4 हो गया, ये P5 हो गया, ये यहाँ पे P6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे कोई भी बिंदु हम O, किसी भी जगह पे एक बिंदु हमने O मान लिया, कंसिडर कर लिया, और O के सापेक्ष हमको आघूर्ण निकालने हैं। यहाँ पे क्या है, कोई भी बिंदु O है, जब O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा। यानी किसके सापेक्ष, जब इसके सापेक्ष हम लोग निकालेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना एकदम कंसंट्रेट होकर के। तो जब इसको हम जब ऐसे पकड़ेंगे तो सबसे पहले यानी जो A बिंदु पे जो आघूर्ण होगा, तो जब इस पे ऐसे पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर ऐसे टर्न करेगा, ये फोर्स। ओके, जो पॉइंट A पर जब ऐसे ऐसे जो है टर्न करेगा तो ये कैसी होगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, ये ऐसे। ओके, जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AO। ओके, क्या हो जाएगा, AO, ठीक। अब जब दूसरे में अगर निकालेंगे तो दूसरा क्या होगा, इस हिसाब से ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, दोनों क्या है, माइनस AB होगा, माइनस ये हो जाएगा P2, ये है यहाँ पर P1, तो ये कितना हो जाएगा, BO। ओके, इस तरीके से सिमिलरली तीसरे वाले में भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस P3, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये C था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे P4 निकालेंगे तो P4 भी इस तरीके से है, नीचे की ओर है, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DO। ओके, एंड ये जो है, ये भी जो नीचे वाला है P5, ये भी कितना हो जाएगा, OE या EO, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, अगर यहाँ पे इस बिंदु पे आए हैं तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये होगी, और इसकी डायरेक्शन कैसी हो रही थी, ये। अब जब इसकी डायरेक्शन काउंट करेंगे तो ये कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, तो P5 में कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस जब हो जाएगा कितना हो जाएगा, OE या EO हो जाएगा, ठीक। एंड लास्ट में जब इसको देखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन ऐसी जाएगी, जब इसकी डायरेक्शन ऐसी जाएगी तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसलिए जो है ये कितना हो जाएगा लास्ट में P6, और ये कितना हो जाएगा, FO या OF। मेरी बात ध्यान समझ में आ गई होगी वो आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि हम साइन किस हिसाब से लगाएंगे, और हमारा जो है जो अंडरस्टैंडिंग होगा, यानी क्लॉकवाइज कैसा हो कब होगा और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा, वो हम लोग क्या है समझ सकते हैं। ओके, इसी टॉपिक के साथ हम लोगों का जो है स्टैटिक का पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सभी लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ में आए हुए होंगे, और मैं इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा स्टैटिक्स के नाम से, स्थिति विज्ञान के नाम से, TGT PGT के लिए। ओके, और आप लोग जो है वीडियोस देखते रहिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।